हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक काल में भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग का प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता होगा कि हमारे चैनल के माध्यम से जूनियर एडिट के लिए जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वह घटना चक्र से इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग यूथ कंपटीशन के प्रश्नों का भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो घटना चक्र पूरा हो जाएगा तो यूथ का भी लाया जाएगा। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। इसके पहले हम लोगों ने 13 प्रैक्टिस सेट देख लिया, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आसानी से प्राप्त करके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया। अभिधान का मतलब क्या नाम दिया गया है। तो 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को क्या नाम दिया गया है, तो आधुनिक काल नाम दिया गया है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से अभिहित किया गया है, यानी आधुनिक काल का एक अन्य क्या नाम है, तो यह गद्य काल, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, गद्य काल कौन नाम दिया है, रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे दिया भी है, इसे हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को स्वातंत्र काल या गद्य काल से भी अभिहित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारा है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, वही प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है, यानी बताया है, तो वह है गद्य काल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है, यानी ब्रज भाषा के आधुनिक काल में जो प्रसिद्ध कवि हैं वह कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही होता है सी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा, हाँ यहाँ पे इनके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे भी हम लोग पढ़ लेंगे, जिससे हमारा रिवीजन आसानी से होता रहेगा। ब्रज यहाँ पे दिया है, ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ रत्नाकर हैं। इन्हें ब्रजभाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कृति माना जाता है। आपको पता होगा कि जो ब्रजभाषा था वह एक प्रौढ़ रूप में देखा जाए तो रीतिकाल में था, लेकिन आधुनिक काल में जो महत्वपूर्ण कवि हैं वह जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इनके प्रसिद्ध काव्य के बारे में बात करें तो हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण और उद्धव शतक। याद रखिएगा गंगा अवतरण और उद्धव शतक को। ठीक है, बाकी समस्या पूर्ति, जयप्रकाश सर्वस्व, घनाक्षरी नियम, बाकी यह सब इनके क्या हैं, रचनाएं हैं, तो इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे कुछ और नाम दिया है, प्रश्न दिए हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जो जन्म है 1866 ईस्वी में वाराणसी में और मृत्यु 1932 में हरिद्वार में हुआ था। बिहारी इनके सर्वाधिक प्रिय कवि रहे। सतसई पर लिखी गई इनकी टीका है बिहारी रत्नाकर। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे और बात दिए गए हैं कि उद्धव शतक जो 1929 में ब्रज भाषा में लिखी गई, यह काव्य का एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है जो एक ओर तो अपने प्रबंध ग्रंथ को प्रतीत होता है, दूसरी ओर मुक्तक को। ठीक है, तो उद्धव शतक जो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखा गया है उसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या प्रश्न दिया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी यहाँ पे दिया है कि रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा था, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर इनका पूरा नाम है, तो सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छाटिए, यानी उद्धव शतक इनकी प्रसिद्ध और फेमस कृति है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। उद्धव शतक के लेखक कौन है, तो अभी हम लोग पढ़े कौन है, रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया है, तो किस में लिखा गया है, ब्रज भाषा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, उद्धव शतक में कितने छंद है यह बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें कोई भी उत्तर सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 118 छंद है उद्धव शतक में। ठीक है, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखा गया है उसमें कितने छंद है, 118। इसे ध्यान रखिएगा, यह दिल्ली में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा है। गंगा अवतरण के बारे में पूछा है कि यह किस छंद में है, तो यह किस छंद में है, रोला में, तो ऑप्शन क्या होगा, सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे दिया गया कि उद्धव शतक की
हमको लिख्यों है कहाँ, हमको लिख्यों है कहाँ, हमको लिख्यों है कहाँ, कहन सबे लगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है। तो यहाँ पे क्या बोध होता है, भाव उत्कर्ष। जो गोपिकाएं हैं वह चिट्ठी जब पाती हैं कृष्ण जी का तो सभी उत्साहित हैं कि हमारे बारे में उन्होंने क्या लिखा है। तो यहाँ पे भाव उत्कर्ष का चित्रण है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब भारतेंदु युग के प्रमुख प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है, तो भारतेंदु का जो दूसरा नाम है वह है भारतेंदु युग का पुनर्जागरण काल, ठीक है। पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग का नाम है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया था, तो उन जानकी मंगल जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है उसमें भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, दूसरा का ए सही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन रहे, तो भारतेंदु जी के सहयोग से ही वहाँ पे भारत नेशनल थिएटर यानी बनारस में इसकी स्थापना हुई। तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा डी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, तो परीक्षा गुरु जो लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है उससे आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा क्या, बी। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। यहाँ पे इसे आप देख लीजिएगा, तदी समाज में किसका संबंध था, यानी तदी समाज से किसका संबंध था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से। तो ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है, तो वह कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे दिया है, अंग्रेज राज सुख साज सबे सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इते अति ख्वारी। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो यह पंक्तियाँ लिखी गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वही प्रश्न दिया है कि अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इते अति ख्वारी। इस पंक्तियों का मूल कथ्य क्या था, तो राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व यहाँ पे क्या है, दिखाया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। धन्य भारत भूमि सब रत्नानि की उपजावनी यहाँ पे दिया है, यह किसका है, तो यह है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या दिया हुआ है। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है कि लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी, तो वह बालकृष्ण भट्ट ने पहली बार इनकी समालोचना किया गया था, किसका, संयुक्ता स्वयंवर का, ठीक है। वह सच्ची समालोचना के नाम से उसका आलोचना किया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कि हिंदी प्रदीप में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा सच्ची समालोचना शीर्षक से इनमें से बालकृष्ण भट्ट ने किया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मतलब अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे उसी के बारे में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया गया किसके द्वारा, तो वह राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की, तो वह किस में किया गया था, ब्रज भाषा में। भारतेंदु युग में जो काव्य रचनाएं हुई थी वह ब्रज में हुआ था, लेकिन गद्य की जो रचना हुआ था वह खड़ी बोली में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे, तो वे अब्र नाम से लिखते थे। ध्यान रखिएगा, अब्र नाम से वे उर्दू भाषा में कविताएं लिखते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न जो दिया है वह है कि शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया था। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किया गया था लाला सीताराम द्वारा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए
आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया? तो गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का जो अनुवाद किया गया है वह श्रीधर पाठक द्वारा, तो सही उत्तर होगा सी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पे देख लीजिए इनके प्रश्नों को। श्रीधर पाठक ने कालिदास की कृति ऋतु संहार और गोल्ड स्मिथ की कृति हर्मिट डेजर्ट विलेज द ट्रैवलर का काव्य अनुवाद किस नाम से किया है? हर्मिट का एकांतवास योगी, डेजेंट विलेज का उजड़ ग्राम और ट्रैवलर का श्रांत प्रथिक नाम से किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो फूलों का गुच्छा उस नाम से प्रसिद्ध है खड़ी बोली में इनकी कविताओं का संग्रह, तो इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन कालीन कवियों कौन सा, यानी इसमें किस ऑप्शन में केवल भारतेंदु युग के कवि हैं? तो हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिकादत्त व्यास, या जो ऑप्शन 1 है वह क्या है? भारतेंदु युग के कवियों का सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। कौन सा निबंधकार भारतेंदु का नहीं है यहाँ पे? तो देखिए बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास तो हैं, लेकिन बाल मुकुंद गुप्त यह द्विवेदी युग के हैं, जिन्होंने क्या लिखा था? शिव शंभू के चिट्ठे, इनका बहुत पूछा जाता है। यहाँ पे दिया है उसे देख लेते हैं। बाल मुकुंद गुप्त का द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। बाल मुकुंद गुप्त की रचनाएं हैं शिव शंभू का चिट्ठे और खत। ठीक है, और द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार के बारे में बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, गोविंद नारायण मिश्र हैं, माधव प्रसाद मिश्र हैं, मिश्र बंधु हैं, गोपाल राम गहमरी हैं, सरदारपुर सिंह हैं और चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। यह सभी किसके हैं? किस काल के? द्विवेदी युग के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कुछ देखते हैं। इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन है, यह बताना है। भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र क्या हैं? भारतेंदु युग के, तो ऑप्शन यहाँ पे 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, यह पूछा गया है। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह तो हैं, लेकिन प्रेमचंद कहाँ के हैं? द्विवेदी युग के। प्रेमचंद कहाँ के हैं? द्विवेदी युग के। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। भारतेंदु जी ने अपना बलियों वाला ऐतिहासिक व्याख्यान कब दिया था? तो 1884 ईस्वी में उन्होंने दिया था, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ यहाँ पे तथ्य दिए हैं, उसे देख लीजिएगा। चलिए आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? देखिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। समस्या पूर्ति जो है वह भारतेंदु युग की एक प्रमुख समस्या है। ठीक है, एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु युग के नाटककार कौन है इनमें से? तो श्रीनिवास दास जो हैं वह भारतेंदु युग के नाटककार हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो स्वयं भारतेंदु जी वह पुष्टि मार्ग में या वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन है? यहाँ पे ऑप्शन दिए रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, और यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं बद्रीनारायण भट्ट और बद्रीनारायण चौधरी। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बद्रीनारायण चौधरी। इसको रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो चलिए इनको देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्रकाशित हुआ था, उसमें बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन को कहा है कि वे गद्य की रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले और कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न दिया है वह क्या है उसे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग से प्रमुख प्रश्न है, उसे देखते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे हुआ? तो सभी जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, एक सशस्त्र निबंधकार जो हैं उनके नाम पे द्विवेदी युग का नाम पड़ा, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया है वह क्या है।
द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के आधार पर किया गया? वही प्रश्न है, वही उत्तर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? वही प्रश्न नहीं है, यहाँ पे कुछ परिवर्तन है। देखिए, जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहा जाता है और पुनर्जागरण कहा जाता है भारतेंदु युग को। ठीक है, और यह कौन कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है? द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसे कविता कामनी कांत, भारतेंदु, प्रज्ञेन्दु और प्रज्ञेन्दु, साहित्य सुधाकर आदि नामों से विभूषित किया गया है, वह कौन है? ठीक है, तो देखिए यह प्रश्न है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही उत्तर होगा नाथुराम शर्मा शंकर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह किसने कहा? ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है, यह किसने कहा? तो यह कथन जो है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय पर कौन सा ग्रंथ है? तो वह है संपत्ति शास्त्र। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया है। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? तो अभी चर्चा किया गया महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, वहीं संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ? प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? प्राचीन पंडित और कवि, तो यह भी किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया है। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया? तो वे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, निराला का जो रचना है जूही की कली, जो 1916 में प्रकाशित हुआ था, उसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र में छापने से इनकार कर दिया था। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस किया? तो वही प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह किसने कहा? अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह किसने कहा? तो यह कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का नहीं है, यह बताना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त तो हैं, लेकिन सोहनलाल द्विवेदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है बताना है। तो देखिए, हरिऔध जी तो हैं, ठीक है, गोपाल शरण सिंह भी हैं, लोचन प्रसाद पांडे भी है, लेकिन रांगे राघवैया आधुनिक काल के इधर के कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? तो वे माने जाते हैं कौन? मुकुटधर पांडे। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न है वह क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे है, उसे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? तो वह किस में हुआ है? मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास है? तो मुकुटधर पांडे। ऑप्शन क्या होगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। प्रिय प्रवास जो हरिऔध द्वारा रचित है, उसे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह 17 सर्ग में विभाजित 1914 में प्रकाशित मंगला प्रसाद पारितोषिक किसको प्रदान हुआ है? ठीक है, तो इन सभी को याद रखिएगा। इसमें राधा और कृष्ण के सात्विक प्रेम पर आधारित यह रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इनके अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो चोखे चौपदे,
वैदेही वनवास इनके महत्वपूर्ण काव्य रचना है, और रस कलश जो ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा इन सभी को। इनके उपन्यास भी हैं, कौन से, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल, तो ये इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है। अभी बात किया गया है प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था, तो 1914 ईस्वी में। क्या होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य क्या है, प्रिय प्रवास, तो ऑप्शन क्या होगा, बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रसिद्ध काव्य क्या है, प्रसिद्ध काव्य है प्रिय प्रवास, तो ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। चलिए प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं यह पूछा गया, तो 17 सर्ग हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिए पथिक, अनुप्रिया, बाकी ऑप्शन इधर है उसे भी देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे दिया है चोखे चौपदे। ठीक है, तो चोखे चौपदे इनका है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, चोखे चौपदे, छुभते चौपदे, यह सभी इनके हैं। अगला प्रश्न है वैदेही वनवास, तो यह भी किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का, तो ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बी। चलिए आगे देखते हैं। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है वैदेही वनवास, वही प्रश्न वही उत्तर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है, तो कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, तो ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। चलिए खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य अभी पढ़ें, प्रिय प्रवास। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है, प्रिय प्रवास। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, तो प्रिय प्रवास। ठीक है, सही उत्तर होगा बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या प्रश्न दिया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना नहीं है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए वैदेही वनवास तो उनका है, शुभते चौपदे है, चोखे चौपदे है, लेकिन विचित्र विवाह नहीं है, तो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी राजती, थी अब राजती, जब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। यह पंक्तियाँ कहाँ से है, तो प्रिय प्रवास जो हरिऔध द्वारा रचित है वहाँ से है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं क्या है। द्विवेदी की कविता किस प्रकार की है, तो उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, इतिवृत्तात्मक किस युग की विशेषता है, तो किस युग की है, द्विवेदी युग के। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। अगला प्रश्न है द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, तो यहाँ पे देखिए काव्यात्मकता, ठीक है, की प्रमुखता नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले निम्नलिखित कवियों में से कौन है। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त हैं जो मधुप नाम से लिखते थे, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, रसिकेंद्र नाम से भी इन्होंने लिखा था, तो उसका विरोध आचार्य द्विवेदी जी ने कहा था रसिकेंद्र बनने का इच्छा छोड़िए, वह समय गया। स्वदेश नामक कविता की रचना में इनका उपनाम भारती था। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने भारत भारती की रचना के लिए राष्ट्रकवि की उपाधि दिया था, और इन्हें हर गीत का छंद का बादशाह माना जाता है। ठीक है, तो इन सभी को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ था, तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती 1912 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इनके प्रश्न क्या हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत हुई, तो राष्ट्रीय भावना। क्या उत्तर होगा, बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। राजपूत आन की कथा किसमें कही गई है, रंग में भंग। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है। चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान है, तो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रवादी कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ पे हुआ था, चीरगांव झांसी में। चलिए अगला प्रश्न क्या है। किसान के रचनाकार कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त के हैं किसान के रचनाकार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है, तो वे हैं मैथिली शरण गुप्त, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, तो देखिए
सिद्धराज हिंडिबा जय भारत तो है, कृष्ण कंदन किसका है यह, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह इनका नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। यहाँ पे देखिए मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नहीं है, तो पंचवटी, यशोधरा, साकेत तो है लेकिन रेणुका इनका नहीं, दिनकर की है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो देखिए प्रेम पथिक किसका है, जयशंकर प्रसाद का। बाकी भारत भारती, जयद्रथवत और यशोधरा किसका है, यह सभी किसका है, मैथिली शरण गुप्त का, ठीक है। तो यह द्विवेदी युग और भारतेंदु युग के आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिसका प्रैक्टिस हम लोग किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आगे किस काल के या किस भाग के आप प्रश्नों के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।